चलिए दोस्तों, मैं सभी युवा साथियों को प्रणाम करता हूं। दोस्तों, यह यूट्यूब चैनल पूर्णतः जो है गरीब युवाओं के लिए निःशुल्क और बेहतरीन शिक्षा देने के लिए बनाया गया है। आज दोस्तों हम देखने वाले हैं सामान्य अध्ययन 2018 का दोस्तों मुख्य परीक्षा 2018 में जो प्रश्न पूछे गए उसका उत्तर सहित दोस्तों प्रश्न पत्र 2 मतलब राजनीति विज्ञान से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सब देखेंगे दोस्तों। बाकी दोस्तों हमारे प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से दोस्तों आप पीछे के जो भी प्रश्न हैं वो देख सकते हैं दोस्तों। 18/11 से लेके 18 तक और आगे मिलता रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों। यूट्यूब चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। पहला प्रश्न है दोस्तों ईवीएम का खूब मामला चल रहा है, तो हो सके आगे भी ईवीएम से प्रश्न बने तो अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दोस्तों, इसे शॉर्ट पाए में दोस्तों ईवीएम बोलते हैं। ईवीएम के इस्तेमाल के संबंधी हाल के विवादों के आलोक में भारत में चुनाव की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं। लोग ईवीएम पर पार्टियां, विपक्षी पार्टियां दोस्तों ईवीएम पर विश्वास जो है नहीं हो रहा है उनका, तो ईवीएम पर विश्वास बनाने के लिए चुनाव आयोग को क्या क्या करना चाहिए, ये इसमें दोस्तों उत्तर देना है। चलिए, भारत में पिछले कुछ वर्षों से आम चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग हो रहा है और कुछ ही चुनावों के बाद कुछ दलों ने ईवीएम मशीन पर सवाल उठाए हैं। इन दलों का कहना है कि सत्तारूढ़ मतलब दोस्तों जो सत्ता में पार्टी है वो अपने पक्ष में इन मशीनों में छेड़छाड़ कर सकती है। ये लोग बैलेट पेपर के उपयोग पर जोर दे रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। हालांकि चुनाव आयोग ने इन आरोपों में कोई ठोस प्रमाण नहीं पाया है। चुनाव आयोग ने सुनिश्चित किया है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह इंटरनेट से जुड़ा हुआ है ईवीएम, और इसका सॉफ्टवेयर काफ़ी सुरक्षित है। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदान में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए मतदान जो है अधिक पारदर्शी तरीके से हो, चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे चरणबद्ध तरीके में मतदान सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट दोस्तों, वीवीपैट का मतलब पेपर ऑडिट ट्रेल के प्रयोग को सराहनीय बताया है। आयोग ने चुनाव में ईवीएम की त्रुटि रहित कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी त्रुटि न हो, इसके लिए तकनीकी और प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ कर रही है। आयोग के सामने चुनौतियां क्या है दोस्तों? निम्न चुनौतियां। चुनाव आयोग को ईवीएम के मामले में निष्पक्षता साबित करने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ईवीएम को सही साबित करने के लिए ईवीएम से जुड़ी समस्याओं को देखते हुए चुनाव प्रक्रिया को और अधिक विश्वसनीय बनाने की आवश्यकता है दोस्तों कि चुनाव जो है और विश्वसनीय बने। मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट का उपयोग इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसकी तकनीकी समस्या को दूर करने की आवश्यकता है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन आयोग और उसकी कार्यप्रणाली पर झूठे आरोप को रोकने की जरूरत है। भारत का चुनाव आयोग विश्व स्तर पर अपनी निष्पक्षता के लिए जाना जाता है, मतलब दोस्तों ईमानदारी से चुनाव कराने के लिए जाना जाता है, और इसको बनाए रखने के लिए भी चुनौती है। चूँकि हाल में बोत्सवाना में कुछ दलों ने भारत की ईवीएम चुनाव में प्रयोग करने पर विरोध किया था। हाल ही में बोत्सवाना में कुछ दलों ने भारत की ईवीएम का चुनाव में प्रयोग करने पर विरोध किया था। अतः यह चुनाव आयोग के सामने विश्व में अपनी तटस्थता बनाए रखने की एक बड़ी चुनौती है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC दोस्तों, ये जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों के लिए आयोग बनाया गया है। धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक आरक्षण के क्रियान्वयन का प्रवर्तन करा सकता है। परीक्षण कीजिए दोस्तों, धार्मिक अल्पसंख्यक जो संस्थान है दोस्तों उसमें किसी को आरक्षण नहीं मिलता है, तो क्या यह जो आयोग है यह जो है क्या आरक्षण दिलवा सकता है? ये दोस्तों इसमें कहानी पूछी गई है। चलिए दोस्तों, वेट न करते हुए तुरंत जो है उत्तर देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है दोस्तों, ये संविधान में वर्णन है। आयोग को शिक्षा से संबंधित शिकायतों को निपटान करने का अधिकार दिया गया है, शिक्षा से संबंधित, जिसमें आरक्षण संबंधी विषय भी है। धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण लागू नहीं हो सकता है दोस्तों। धार्मिक जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उसमें आरक्षण नहीं लागू हो सकता है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(5) के अनुसार इन संस्थानों को ऐसे आरक्षण देने से छूट मिला हुआ है, मतलब ये आरक्षण चाहे तो दे और चाहे न दे। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की मांग की थी, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। उच्चतम न्यायालय ने
पीएम ईमानदार बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में निर्णय देते हुए कहा कि नामांकन और रोजगार में आरक्षण की नीति अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं की जा सकती। मतलब दोस्तों अल्पसंख्यक जो संस्थान है वहाँ जो है ये लागू नहीं किया जा सकता है। 93वां संविधान संशोधन 2006 शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के नागरिकों के दाखिले के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 15(4) के तहत दी गई है। सीट का आरक्षण दिया गया है। मतलब दोस्तों आरक्षण कि इतनी सीटें जो है अनुसूचित जातियों ओबीसी को मिलेगी, जबकि अनुच्छेद 30(1) के प्रावधानों के तहत सभी अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छा अनुसार शिक्षण संस्थान की स्थापना करने और इन्हें संचालित करने का अधिकार है। किस अनुच्छेद 30(1) के अनुसार इसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है। वर्ष 2008 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 15(5) के प्रावधानों और अल्पसंख्यक संस्थानों को दी गई छूट को बरकरार रखा है। वर्ष 2014 में उच्चतम न्यायालय ने भी माना कि अल्पसंख्यक संस्थान राज्य के अधिकतर क्षेत्र से बाहर हैं। मतलब दोस्तों अल्पसंख्यक जो संस्थान है दोस्तों वो निजी व्यक्ति अपना जो है स्थापित करता है, चलाता है। और ये दोस्तों अधिकतर जो अल्पसंख्यक संस्थान वो राज्य सरकार नहीं चला रही है बल्कि निजी व्यक्ति दोस्तों चला रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, किन परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल का उद्घोषणा किया जा सकता है? ऐसी उद्घोषणा लागू रहने तक इसके अनुसरण के क्या क्या परिणाम होंगे? मतलब दोस्तों वित्तीय आपातकाल आज तक दोस्तों भारत में अनुच्छेद 360 के तहत जो है लागू किया जाता है। दोस्तों आज तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। तो कह रहा है कि यह राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल किन परिस्थितियों में लगाया जा सकता है और ऐसी उद्घोषणा लागू रहने तक क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, ये दोस्तों यहाँ पूछा गया है 150 शब्दों में। भारतीय संविधान के भाग 18 में वर्णित 360 के तहत भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। मतलब दोस्तों भाग 18 में बात की गई अनुच्छेद 360 में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। यदि उन्हें ऐसा प्रतीक होता है कि भारत की अथवा भारतीय क्षेत्र के किसी भाग की वित्तीय स्थिरता को खतरा है, वित्त की स्थिरता को अगर खतरा होगा दोस्तों तब लगाया जाएगा। इस तरह की आपात स्थिति उसके उद्घोषणा के 2 महीने तक लागू रहती है। दोस्तों जब जिस दिन से लागू करेंगे राष्ट्रपति उससे 2 महीने तक लागू रहेगी। इसे आगे और बढ़ाने के लिए प्रभावी बनाए रखने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से मंजूरी मिलनी अनिवार्य है। दोस्तों आगे 2 महीने से आगे बढ़ाने के लिए साधारण बहुमत से मंजूरी चाहिए और दोनों सदनों के द्वारा चाहिए, अन्यथा यह प्रभावहीन हो जाएगी, अन्यथा दोस्तों ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्यों को वित्त संबंधी संघ कार्यकारी द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों वित्तीय आपात के दौरान राज्यों को वित्त दोस्तों पैसा संबंधी निर्देश संघ कार्यकारी द्वारा दिया जाता है। केंद्र सरकार दोस्तों पैसे के रुपए में राज्यों को क्या करेगी? निर्देश देगी। केंद्र राज्यों से वित्त से संबंधित कानूनों का निरीक्षण करने को कह सकती है। कौन? केंद्र सरकार। यह भी निर्देश दे सकती है कि किसी भी वित्त संबंधी प्रावधान को राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य होगी। मतलब दोस्तों कोई भी पैसा रुपया काम हो तो राष्ट्रपति की सहमति लेनी पड़ेगी। वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान निम्न प्रभाव देखे जा सकते हैं। राज्यों में कार्य कर रहे किसी भी श्रेणी के कर्मचारी के वेतन भत्ते में कटौती की जा सकती है, जिसमें न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं। मतलब दोस्तों सरकारी जो भी अधिकारी कर्मचारी न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनके वेतन काटे जा सकते हैं। राज्य विधायिकाओं द्वारा पारित किए गए वित्त विधेयक को संसद के विचार के लिए राष्ट्रपति आरक्षित रख सकता है। जो भी राज्य जो है विधेयक पारित किए हैं उसको जो है संसद के लिए मंजूरी के लिए राष्ट्रपति रख सकता है। वित्तीय आपातकाल की स्थिति में संघ राज्यों पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है। मतलब दोस्तों केंद्र सरकार राज्यों पर जो है नियंत्रण स्थापित कर लेती है, शक्ति प्राप्त कर लेती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में कटौती 100% तक हो सकती है। मतलब दोस्तों 100% इनका वेतन जो है सरकार ले सकती है। किनका? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का। राष्ट्रपति द्वारा किए गए वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा के दायरे में है। और दोस्तों यह जो है न्यायिक समीक्षा हो सकती है। वित्तीय आपातकाल की अगर राष्ट्रपति ने दोस्तों उद्घोषणा कर दी तो उसकी न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। दोस्तों कभी भविष्य में प्रश्न बन जाएगा प्रीलिम्स में, मेंस में। वित्तीय आपातकाल की स्थिति में देश के सभी नागरिकों की संपत्ति पर देश का अधिकार हो जाएगा। मतलब दोस्तों सभी नागरिकों की जो संपत्ति है दोस्तों जितने भी भारत के लोग हैं जो भी अपना ज़मीन घर द्वार खरीदे हैं उन सब की संपत्ति पर देश का अधिकार हो जाएगा। दोस्तों वित्तीय आपातकाल लागू होगा तो अच्छी
सोच लीजिए दोस्तों कितना महत्वपूर्ण है यह। वर्ष 1990 में आर्थिक संकट के दौरान ऐसी स्थिति बनी थी, लेकिन वित्तीय आपातकाल को लागू नहीं किया गया था। चौथा प्रश्न, आप क्या सोचते हैं कि समितियां संसदीय कार्यों के लिए उपयोगी मानी जाती हैं? इस संदर्भ में प्राक्कलन समिति की भूमिका की विवेचना। देखिए दोस्तों, संसद में ना कामकाज हो नहीं पा रहा है अभी दोस्तों, कई बार जो है प्रतिरोध हो जा रहा है। मतलब दोस्तों विपक्ष को बातें लोकसभा अध्यक्ष रखने ही नहीं देते, और दोस्तों कई बार जो है झड़प हो जाती है, सख्त चलता नहीं है। तो इसलिए दोस्तों समितियां बनाई गई जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लोग शामिल होते हैं दोस्तों, और आराम से मिल बैठ कर दोस्तों जो काम किया जाता है, जो भी विधेयक कानून जो भी बनाया जाता है, आराम से मिल के बांट के बनाया जा सकता है। तो कह रहा है कि संसदीय जो समितियां हैं, तो समितियां संसदीय कार्यों के लिए उचित उपयोगी मानी जाती है। इस संदर्भ में प्राक्कलन समिति पर भूमिका, प्राक्कलन समिति क्या क्या कर रहा है, इस पर बात करना है। चलिए आ जाइए। किसी भी लोकतंत्र में विधायिकाओं का मुख्य कार्य नागरिकों की जरूरतों के अनुसार कार्य करना होता है। मतलब दोस्तों लोगों की जो ज़रूरत है उसके अनुसार विधायिका काम करे, और इसे औपचारिक रूप देने के लिए विधायिकाओं को सलाह की आवश्यकता होती है। और दोस्तों विधायिका जो होती है उसको भी सलाह की ज़रूरत होती है कि वो कोई अच्छी सलाह दे, जिसे संसदीय समितियों द्वारा पूरा किया जाता है। और सलाह दोस्तों कौन देता है? संसदीय समितियां बनाई जाती है। संसदीय समितियां संसद के दो मूल कार्यों अर्थात सार्वजनिक मामलों और प्रशासन की जांच में सहायता करती है। दोस्तों दो काम करती है, सार्वजनिक जो मामले होते हैं और प्रशासन की जांच में सहायता करती है। कौन? संसदीय समितियां। ये संसद के लोगों से मिलकर बनती है। संसदीय समितियां विधायी और कार्यकारी निकायों के बीच एक कड़ी का काम करती है। जो विधायिका होती है दोस्तों और जो कार्यपालिका होती है उनके बीच एक कड़ी का काम करती हैं। समितियां प्रशासन में मौजूद कमियों को उजागर करती है। जो प्रशासन में कमियां होती हैं उसको भी बताती हैं संसदीय समितियां, और शासन प्रणाली के उच्च स्तर को बनाए रखने में मदद करती है संसदीय समितियां। समितियों के माध्यम से किसी भी विषय पर गहराई से, सावधानी से और शीघ्रता से, मतलब तेजी से, गहराई से, सावधानी से विचार किया जाता है। इसमें अनुभव और योग्यता का बेहतर प्रयोग होता है। किसमें? संसदीय समितियों में। प्राक्कलन समिति क्या है दोस्तों? इस समिति का गठन 1950 में वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश के आधार पर किया गया था। प्राक्कलन समिति का समिति बजट में शामिल अनुमानों की जांच करती है। बजट में जो शामिल अनुमान होते हैं उसकी जांच करती है। समिति के अन्य कार्य, प्राक्कलन समिति को और क्या कार्य हैं दोस्तों? केंद्र सरकार के विनियोग खाते और वित्त खाते के अलावा लोकसभा के समक्ष रखे गए किसी भी अन्य खातों की जांच करती है। तो प्राक्कलन जो समिति है दोस्तों, जो सरकार पैसा निकालती है वित्त खाते के अलावा लोकसभा के समक्ष रखे गए किसी भी अन्य खाते की ये जो है जांच करती है। प्राक्कलन समिति के बजट पेश होने के बाद अनुदान की मांगों पर विचार करती है। जो अनुदान की मांग मांगी जाती है सरकार के द्वारा उस पर भी विचार करती है और मांगे के बारे में उचित सुझाव देती है। तीसरा, इस समिति के जब ये बजट में अनियमितता या फिर सरकार की निरंकुशता पर लगाम लगाने में संसद को मदद मिलती है। मतलब दोस्तों बजट में अनियमितता अगर सरकार करना चाहे या जो तानाशाही सरकार चलाना चाहे तो इस पर भी रोक लगाती है। कौन? प्राक्कलन समिति। चौथा, राज्यों के निगमों, व्यापारिक मामलों, विनिर्माण परियोजनाओं और इन पर दिए गए सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है। दोस्तों प्राक्कलन समिति जो है, जो राज्य के निगम है, व्यापारिक मामले और विनिर्माण परियोजनाएं, उनकी भी प्राक्कलन समिति जांच करती है। जो सीएजी रिपोर्ट देता है दोस्तों किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसमें रखवाता है? संसद में। तो उसकी भी जांच करती है। स्वायत्त और अर्ध स्वायत्त खातों की जांच करना, जिनका परीक्षण कै के द्वारा किया जाता है, इसकी भी जो है प्राक्कलन समिति जांच करती है। एक वित्तीय वर्ष में लोकसभा द्वारा दी गई उस राशि की जांच करना जो सेवाओं के खर्च के लिए दिया जाता है। मतलब लोकसभा के द्वारा जो राशि दी जाती है एक वर्ष के लिए उन सेवाओं के खर्च के लिए, उनकी भी जांच करती है। संसदीय लोकतंत्र के कार्य में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में संसदीय समितियों का महत्वपूर्ण भूमिका है। मतलब दोस्तों संसद में जो है लोकतंत्र, संसदीय जो लोकतंत्र है दोस्तों उसमें पारदर्शिता, मतलब जो है कहीं भी घपलाबाजी न हो, इसके लिए संसदीय समितियां महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। ठीक है, पांचवा प्रश्न दोस्तों देखते हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सीएजी दोस्तों क्या होता है? सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल दोस्तों होता है। यह दोस्तों सरकार जो भी पैसा रुपया है जो खर्च करती है उसे दोस्तों ये देखता है, जांच करता है, लिखता है कि जो पैसा दिया गया सरकार को उसी मद पर खर्च कर रही है कि नहीं।
और दोस्तों पैसा अनावश्यक तो खर्च नहीं कर रहे, ये दोस्तों बस लिख सकता है, ऐसा कुटरता है दोस्तों जो बस भोग सकता है, काट नहीं सकता है। बस दोस्तों ये बता सकता है कि सरकार यहाँ घपला की है, आरोप नहीं लगा सकता, मुकदमा नहीं चला सकता, ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी को एक अत्यावश्यक भूमिका निभानी होती है। व्याख्या कीजिए कि यह किस प्रकार उसकी नियुक्ति की विधि और शर्तों के साथ साथ उन अधिकारियों के विस्तार में लक्षित होती है जिनका वो प्रयोग कर सकता है। दोस्तों नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी को एक अत्यावश्यक भूमिका, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका के लिए चुना जाता है। व्याख्या कीजिए कि यह किस प्रकार नियुक्ति, दोस्तों इसकी नियुक्ति की विधि इसकी क्या है और शर्तें क्या क्या होती हैं, नियुक्ति कैसे की जाती है और शर्तें क्या क्या होती हैं, और उन अधिकारियों के विस्तार में परिवर्तन, दोस्तों इनके विस्तार कैसे किया जा सकता है जिनका वो कर सकती हैं, क्या विस्तार कर सकती हैं। 150 शब्दों में 10 अंक। संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। दोस्तों सीएजी जो है संविधान में दर्जा प्राप्त है, संवैधानिक संस्था है। यह लोक वित्त का मुख्य संरक्षक है। लोगों का जो पैसा है दोस्तों उसको बचाती है, संरक्षण करती है, देखभाल करती है। साथ ही संघ व राज्यों के संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रण होती है। मतलब दोस्तों संघ और राज्य को जो पैसा मिलता है उसकी व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रण करती है। मतलब नियंत्रण मतलब दोस्तों नियंत्रक होती है, मतलब नियंत्रक मतलब दोस्तों एक तरीके से देखती रहती है। स्वतंत्र लेखा परीक्षक व्यवस्था संसदीय लोकतंत्र का आवश्यक उपादान है। दोस्तों जो स्वतंत्र रूप से लेखा परीक्षक हो, मतलब दोस्तों स्वतंत्र होना चाहिए, और इसकी जो है लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपादान है। क्योंकि दोस्तों अगर जो है पैसा सरकार जो है तानाशाही मतलब जो है गलत जगह यूज करेगी तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। संविधान में कैग की नियुक्ति, इसके कार्यकाल, कर्तव्य, शक्तियों तथा सेवा शर्तों के विषय में प्रावधान किया गया है। संविधान में ही दोस्तों बता दिया गया है कि इनका जो है कार्यकाल कितने वर्ष का होगा। इनकी नियुक्ति दोस्तों 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के लिए होती है। मतलब दोस्तों सीएजी की जो नियुक्ति होगी वो या तो 6 साल रह सकता है या 65 वर्ष जो ही होगा तो ही हटना पड़ेगा। कई के प्रमुखों को केवल उसी तरीके से हटाया जा सकता है जिस तरीके से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। सीएजी को दोस्तों अगर हटाना है तो आपको उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है उसी तरीके से सीएजी को हटा सकते हैं। कई प्रमुख जो है सीएजी का जो मुख्य अधिकारी होता है किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग कर सकता है। सीएजी का जो दोस्तों प्रमुख होता है वो जो है राष्ट्रपति को दोस्तों हस्ताक्षर करके जो है अपना पद छोड़ सकता है। सीएजी कार्यालय को भारत सरकार और राज्य सरकार के नियंत्रण से मुक्त रखा गया है। दोस्तों ये भारत सरकार और राज्य सरकार के मंत्रालय मतलब जो है दोस्तों सरकार के नियंत्रण से मुक्त है इसका कार्यालय। मतलब दोस्तों इनका कोई दबाव नहीं चलेगा भारत सरकार और राज्य सरकार का। सीएजी के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा संघ और राज्यों के खातों को बनाया जाता है। मतलब दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा संघ और राज्यों के जो खाते बनाए जाते हैं वो सीएजी की सलाह पर भी बनाए जाते हैं। केंद्र सरकार में लेखा से संबंधित रिपोर्ट का एक राष्ट्रपति को सौंपता है और वह जो है संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में रखा जाता है। मतलब दोस्तों सीएजी अपना जांच पड़ताल करके लिख लाख के अपना रिपोर्ट किसको दे देगी, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति दोस्तों उसको कहाँ रखवाएगा, संसद में। केंद्र तथा राज्यों के वे सभी विभाग जो इसके द्वारा वित्त पोषित होते हैं, सरकारी कंपनियों व निगमों की प्राप्तियां और व्यय का लेखा परीक्षण सीएजी के द्वारा किया जाता है। दोस्तों सीएजी किसकी जांच कर सकता है, किसकी मतलब जांच तो नहीं दोस्तों, मतलब किस पर नियंत्रण रख सकता है। दोस्तों जो भी सरकार से पैसा लेती हैं या सरकारी जो संस्थाएं हैं दोस्तों उन सब की जो है यह जो है दोस्तों नियंत्रक जो है ये जो है होता है। कंपनियां व निगमों की प्राप्ति व व्यय का लेखा परीक्षण कैग द्वारा किया जाता है। सरकारी संपत्तियों में वे कंपनियां शामिल हैं जिनकी सरकार की हिस्सेदारी दोस्तों कितनी है, 51%। दोस्तों 51% से कम होने पर दोस्तों वो सरकार की नहीं प्राइवेट सेक्टर में चला जाता है। तो दोस्तों सरकारी 51% से ज़्यादा अगर सरकार ने पैसा लगाया तो उसकी भी जाँच कर सकती है। स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में कैग का एक महत्वपूर्ण स्थान है और संविधान द्वारा प्रदत्त अपनी भूमिका निभाने में सक्रिय रहता है। अब दोस्तों 6वां प्रश्न है, विभिन्न प्रतियोगी क्षेत्रों और साझेदारों के मध्य नीतिगत विरोधाभास के परिणाम स्वरूप पर्यावरण के संरक्षण तथा उसके निम्नीकरण, दोस्तों पर्यावरण को बचाने और उसको निम्नीकरण को रोकने की पर्यावरण नुकसान न हो कि पर्यावरण रोकने और अपर्याप्त
अपर्याप्त रही है, मतलब दोस्तों अपर्याप्त रही है। सुसंगत उदाहरणों सहित टिप्पणी करना है दोस्तों। विभिन्न प्रतियोगी क्षेत्रों और साझेदारों के मध्य निकट विरोधाभासों के परिणाम स्वरूप पर्यावरण संरक्षण जो बचाना चाहिए और निम्नीकरण रोकने के लिए अपर्याप्त दोस्तों पर्यावरण जो नुकसान हो रहा है वो बचाया नहीं जा रहा है सही से, ये बोल रहा है। तो सुसंगत परिणामों को टिप्पणी करना है, इसमें जो है टिप्पणी करके हमें जो है बताना है। चलिए, तो पर्यावरण का संरक्षण और इसके रोकथाम की नीतियों को अक्सर कई संस्थान मतलब दोस्तों कई जो संस्थान है वो कानूनी और आर्थिक नियोजन तंत्र द्वारा चुनौती दी जाती है। कानून के द्वारा आर्थिक पैसे रुपए से चुनौती दी जाती है, जिसमें अक्सर परस्पर विरोधी उद्देश्यों और दृष्टिकोण होते हैं। दोस्तों पर्यावरण नुकसान करने में सरकार, अधिकारी सब शामिल होते हैं। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कई सख्त कानून बनाए हैं और कानूनों को निगरानी और इसे लागू करने के लिए संस्थाओं का निर्माण किया है दोस्तों, जैसे एनजीटी। हालांकि पर्यावरण से संबंधित कोई भी समस्या राजनीतिक मुद्दा नहीं बन पाया है, मतलब राजनीति में दोस्तों पर्यावरण को बहुत ज़्यादा जो है मुद्दा नहीं बनाया जा सका है, जिससे कि हवा साफ हो, पेड़ पौधे लगाया जाए। इसलिए अभी तक एक कमज़ोर कड़ी के रूप में रहा है। इसे अभी एक शक्तिशाली राजनीतिक मुद्दे के रूप में उभारना बाकी है। मतलब दोस्तों राजनीति में भी पर्यावरण के मुद्दों को उभारना चाहिए। विश्व में 3 देशों में से भारत एक देश है जिसमें पर्यावरण से संबंधित मुकदमे की सुनवाई के लिए एक राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है। मतलब दोस्तों पर्यावरण को अगर नुकसान किया जा रहा है तो इसमें आप जो है जाकर उसके खिलाफ जो है दायर कर सकते हैं या बता सकते हैं। भारतीय संविधान में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रावधान है और इसके अलावा कानून और विशेष अधिनियम तथा नीतियों द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा की कोशिश की जाती है। दुर्भाग्यपूर्ण पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पर्यावरण की नीतियों से ज़्यादा व्यापार पर ध्यान दिया जाता है। मतलब दोस्तों व्यापार करने के लिए पर्यावरण को ताक पर रख दिया जाता है। दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्थिति को बनाए रखने के लिए भारत को अपनी वर्तमान संस्थागत व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। जो संस्थाएं दोस्तों भारत में पर्यावरण बचाने के लिए काम कर रही हैं उन्हें जो है सही से करना पड़ेगा, नहीं तो पर्यावरण बचेगा नहीं। सिर्फ पर्यावरणीय कानून पर्याप्त नहीं है कि कानून बना दिए तो पर्याप्त हो गया, पर्यावरण बच जाएगा। कानूनों के प्रभावी और कुशल तरीके से लागू करने की आवश्यकता है। मतलब दोस्तों कानून को जमीनी स्तर पर उतरना भी चाहिए। पर्यावरण के संरक्षण और रोकथाम के लिए भारत को टकराव की बजाय सहयोग के माध्यम से इस समस्या को निपटाना चाहिए। मतलब दोस्तों टकराव जो होता है जनता, अधिकारी, राजनेता, उनको जगह दोस्तों सहयोग करके जो है पर्यावरण की समस्याओं को निपटाना चाहिए। अगला दोस्तों 7वां प्रश्न है, भारत में सभी के लिए स्वास्थ्य की प्राप्ति करने के लिए समुचित स्थानीय सामुदायिक स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल का मध्यक्षेप एक पूर्वा अपेक्षा है, व्याख्या कीजिए। मतलब दोस्तों भारत में सभी व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहे और जो है स्वास्थ्य सुविधा, डॉक्टर, इलाज, दवाइयाँ सब अच्छे तरीके से मिले। इससे दोस्तों सामुदायिक स्थानीय मतलब दोस्तों आपके गांव के आसपास, आपके शहर के आसपास आप जहाँ रहते हैं वहाँ सामुदायिक स्तर पर दोस्तों आपको स्वास्थ्य देखभाल मिल जाए, आपके बगल में ही हॉस्पिटल मिल जाए। इसकी मध्यक्षेप एक पूर्व अपेक्षा है, पहले से ही अपेक्षा की जा रही है ऐसा, तो इसी को व्याख्या करना है। दोस्तों आप क्या लिखना चाहेंगे लिखिए, अपने दिमाग में सोचिए, तब तक मैं आ रहा हूँ 1 मिनट में।
चलिए आ जाइए दोस्तों, देखते हैं हम पर्यावरण के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं। दोस्तों पर्यावरण बचाना हमारी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी। सरकार के भरोसे नहीं बैठ सकते, इस बात को ध्यान रखिएगा। आज़ादी के 70 वर्षों बाद भी सभी के स्वास्थ्य भारत में एक महत्वपूर्ण चुनौती है दोस्तों। सभी को तो जो है अच्छे डॉक्टर मिले, अच्छा इलाज मिले, वो अब दोस्तों अभी भी चुनौती के रूप में बना हुआ है, क्योंकि स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित ढांचे में व्यापक विकास देखने को मिला है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य सेवा की पहुंच सभी लोगों तक नहीं हो पाई है। मतलब दोस्तों व्यवस्था तो किया गया है, लेकिन सभी लोगों को अच्छा इलाज और दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य सेवा की पहुंच सभी लोगों तक नहीं हो पाया है। इस चुनौती को नियंत्रित करने के लिए निस्संदेह समुचित स्थानीय सामुदायिक स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल का मध्यक्षेप बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब दोस्तों उनके गांव में ही जो है, उनके पास में ही जो है, सबको जो है स्वास्थ्य देखभाल, हॉस्पिटल मिले, डॉक्टर मिले, अच्छा इलाज मिले, यह सबसे महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों 2030 के एजेंडे का एक महत्वपूर्ण घटक सभी के लिए स्वास्थ्य भी है दोस्तों, SDG का। भारत में स्वास्थ्य राज्य का विषय है दोस्तों। किसका विषय है? स्वास्थ्य का राज्य का। भारत अपने बजट का केवल लगभग 3% सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पर व्यय करता है। मतलब दोस्तों 3% मात्र पैसा जो है स्वास्थ्य सेवा पर खर्च करता है, जो कई यूरोपीय देशों से कम है। यूरोप के दोस्तों बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। 2018 के बजट में घोषित किए गए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना दोस्तों 2018 में चालू की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के माध्यम से सार्वभौमिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने की किया जा सकता है। सार्वभौमिक, यदि स्थानीय सामुदायिक स्तर की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत किया जाए। सामुदायिक आधारित स्वास्थ्य सेवाएं समग्र स्वास्थ्य प्रणाली की एक उप कार्य प्रणाली के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणाली दोस्तों सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि अब प्राथमिक सुविधाओं और समुदायों के बीच एक स्तरीय होती है। मतलब दोस्तों प्राथमिक सुविधा तुरंत जो है आपको एक समुदाय के बीच एक स्तरीय होती है। सामुदायिक आधारित सेवाएं किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका उदाहरण दोस्तों मातृ और बाल स्वास्थ्य देखभाल, टीबी, HIV इत्यादि। यह विचार करना जरूरी है कि कैसे सामुदायिक आधारित स्वास्थ्य सेवाओं का राष्ट्रीय रणनीतियों में समाहित किया जाए। मतलब दोस्तों जो स्थानीय स्तर पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो राष्ट्र की रणनीतियों के साथ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य की रणनीतियों के साथ मिलाया जाए, क्योंकि स्वास्थ्य जो है राष्ट्रीय लक्ष्य तथा प्राथमिकता का विषय है। स्वास्थ्य क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय लक्ष्य प्राथमिकता का विषय है। यदि हमें सभी के लिए स्वास्थ्य को प्राप्त करना है तो इसके लिए समुचित स्थानीय सामुदायिक स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल तंत्र को स्थापित कर मजबूत करना होगा। तो इसके लिए दोस्तों स्थानिक सामुदायिक स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल तंत्र को स्थापित करना और मजबूत करना होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ई शासन केवल नवीन प्रौद्योगिकी की शक्ति के प्रयोग के बारे में नहीं है। मतलब दोस्तों नए जो प्रयोग किए जा रहे हैं उसके बारे में ही नहीं है, अपितु इससे अधिक सूचना के उपयोग, इससे अधिक दोस्तों ई शासन का मतलब क्या है? सूचना का सही उपयोग के क्रांतिक महत्व के बारे में है, कि सूचना का दोस्तों उपयोग जो है मिल रहा है वो क्रांति ला रहा है, स्पष्ट करना है दोस्तों। ई शासन दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक शासन है दोस्तों, डिजिटलीकरण शासन दोस्तों, जिसमें पारदर्शिता होती है दोस्तों, तुरंत कार्रवाई हो जाता है। जैसे दोस्तों आप थाना में गए रिपोर्ट लिखवाने, रिपोर्ट लिख ही नहीं रहा दोस्तों, आपने तुरंत जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना जो है रिपोर्ट खुद ही भेज दी है। तो ये कहानी है दोस्तों। इंटरनेट के जरिए सरकारी सुविधाओं को आम जनता तक पहुंचाने को ई गवर्नेंस कहा जाता है दोस्तों। इंटरनेट के माध्यम से जो है जो सुविधाएं हैं वो सीधा जो है जिनको मिलना चाहिए उनको देना जनता को, इसे ही ई गवर्नेंस बोला जाता है। ई गवर्नेंस इलेक्ट्रॉनिक सूचना दोस्तों, ई गवर्नेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से। गवर्नेंस मतलब शासन की व्यवस्था है। हालांकि ई गवर्नेंस सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की नई तकनीक के बारे में गवर्नेंस की व्यवस्था है। हालांकि ई गवर्नेंस सूचना और संचार प्रौद्योगिकी या नई तकनीकी के बारे में नहीं बल्कि यह एक बुनियादी सिद्धांत है जिसमें सभी सामाजिक और प्रौद्योगिकी पहलुओं को शामिल किया गया है। ई गवर्नेंस का प्राथमिक उद्देश्य सार्वजनिक जो सेवाओं की पहुंच जनता तक आसानी से हो दोस्तों, इंटरनेट के माध्यम से। जो जैसे दोस्तों आप ट्रेन का जो है देख लेते हैं मोबाइल की ऐप से, उसी तरह से दोस्तों राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना का उद्देश्य सरकारी सेवाओं की जानकारी आम नागरिक व्यवसायियों को आसानी से उपलब्ध हो सके। सूचना तकनीकी के महत्व को इस
बात में समझा जा सकता है। ई गवर्नेंस ने सरकारी सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, भूमि अभिलेख, पेंशन, आव्रजन सेवाएं इत्यादि का पूरा वर्ण क्रम बदल दिया है। प्रत्यक्ष और नगद हस्तांतरण दोस्तों सीधे जो है जनता के खाते में पैसा डालना, आधार समक्ष भुगतान, आधार से पैसा निकालना, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम इत्यादि ई गवर्नेंस के तहत शुरू किए गए कुछ पहल हैं। ई गवर्नेंस पहल की वजह से सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हुआ है तथा सरकारी विभागों की आंतरिक क्षमता में भी सुधार देखने को मिला है। निसहाय और हाशिए पर बैठे लोगों को शासन की परिधि में शामिल करने लोगों के द्वारा किया जा रहे शिकायतों को सुनकर इनके संतुष्टि स्तर को बढ़ाना, मतलब दोस्तों शिकायतें जो है उनके सुनकर यहाँ इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि प्रौद्योगिकी केवल ई गवर्नेंस के लिए एक सुविधा है। जो प्रौद्योगिकी है दोस्तों ई गवर्नेंस के लिए क्या है, एक सुविधा है, लेकिन ई गवर्नेंस का वास्तविक उद्देश्य इसको उपयोग मूल्य में वृद्धि करना है दोस्तों, कि आप कितना इसका उपयोग कर रहे हैं। दोस्तों ई गवर्नेंस अगर ठीक से चलाया जाए तो दोस्तों जो गाँव में जो भ्रष्ट जो है एसपी हैं, एसएचओ है, उसको दोस्तों तुरंत पकड़ा जा सकता है। सीधा दोस्तों डीएम, जिला अधिकारी, आईपीएस दोस्तों सीधा जो है ई गवर्नेंस के माध्यम से जो शिकायत करता है वहाँ से बातचीत करके रिपोर्ट ले सकता है। दोस्तों सरकारी स्कूलों में दोस्तों तुरंत भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जा सकता है। 9वां, भारत के इजराइल के साथ संबंधों ने हाल में एक ऐसी गहराई एवं विविधता प्राप्त कर ली है जिसकी पुनर्प्राप्ति नहीं की जा सकती है। विवेचना कीजिए, मतलब दोस्तों भारत और इजराइल के संबंध बहुत गहरा हो रहे हैं और विविधता भी प्राप्त हो रही है, विभिन्नता भी हो रही है, इसकी पुनर्प्राप्ति नहीं की जा सकती, इतना प्राप्त किया गया है गहराई। विवेचना कीजिए। दक्षिण और मध्य पूर्व एशिया में क्रमशः भारत और इजराइल दो महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक देश है। कहाँ दोस्तों, दक्षिण और मध्य पूर्व एशिया में दोनों दोस्तों लोकतांत्रिक देश हैं। वर्ष 1992 में भारत ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए, लेकिन इसके बावजूद भारत ने इजराइल के साथ संबंधों को लेकर बहुत उत्साह नहीं दिखाया दोस्तों। फिलिस्तीनी मुद्दे के कारण भारत ने इजराइल से दूरी बनाए रखी, किंतु बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत इजराइल के संबंधों को मजबूत करने का निर्णय लिया गया है। भारत की प्रायोगिक नीति के परिणामस्वरूप और साझा राष्ट्रीय हितों के कारण, मतलब पूरा राष्ट्र साझा हित तो दोनों राष्ट्रों का, इनके कारण दोनों देशों के संबंधों में गहराई एवं विविधता प्राप्त कर ली है। वर्तमान में इजराइल भारत के लिए रूस, अमेरिका के बाद रक्षा सामग्री की आपूर्ति करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। मतलब दोस्तों 2018 की बात है ये, अभी याद मत करिएगा। नैनो स्पेस नई खोज के क्षेत्र में इजराइल जो है विश्व समुदाय का मार्गदर्शन कर रहा है। मतलब दोस्तों नई शोधें कर रहा था और भारत को इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध आर्थिक संबंध है, सैन्य संबंध है, कृषि और राजनयिक स्तर पर उभर कर सामने आया है। भारत इजराइल के मध्य सीमा सुरक्षा प्रबंधन की तकनीकी, मतलब दोस्तों हमारा सीमा कैसे सुरक्षित रहे, यहाँ इजराइल से हम सीख सकते हैं। और आतंकवाद का सामना करने की साझा रणनीति पर विशेष सहयोग हो रहा है। मतलब आतंकवाद का सामना मिलकर करने पर भारत इजराइल औद्योगिक एवं विकास प्रौद्योगिकी नवोन्मेषी निधि की स्थापना ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 2017 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी दोस्तों। कोई भी भारत का प्रधानमंत्री जो है नहीं गया था अब तक इजराइल। 2017 में जो है ये पहले गए प्रधानमंत्री मोदी। दोनों देशों के संबंधों की निकटता तथा विविधता को दर्शाता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत इजराइल के संबंधों को स्वर्ग से बनी जोड़ी जैसा बता दिया है। और 10वां दोस्तों, मध्य एशिया जो भारत के लिए एक हित क्षेत्र है। मध्य एशिया में अनेक महाशक्तियों ने अपने आप को स्थापित कर लिया है दोस्तों। बाहरी शक्तियों ने भी स्थापित कर लिया है मध्य एशिया में। जो भारत के लिए एक महाशक्ति बनने का अवसर था, वहाँ अन्य देश भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस संदर्भ में भारत द्वारा अशगाबाद करार 2018 में शामिल होने की निहितार्थों पर चर्चा कीजिए। अशगाबाद करार जो है उसमें शामिल होने पर आने वाले वर्षों में मध्य एशिया एक नई भू राजनीतिक केंद्र होगा जो विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह क्षेत्र पारगम के सबसे सुविधाजनक मार्गों में से एक है। अशगाबाद समझौता मध्य एशिया एवं फारस की खाड़ी के बीच वस्तुओं की आवाजाही को सुगम बनाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय परिवहन एवं पारगम गलियारा है और इसमें भारत हाल ही में शामिल हुआ है। मध्य एशिया भारत का हित क्षेत्र है
अब इसी के कारण कनेक्ट सेंट्रल एशिया कनेक्ट सेंट्रल एशिया मतलब सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करने की नीति के तहत मध्य एशियाई देशों के साथ संचार व परिवहन आवागमन पर बल दिया गया है। भारत के अशगाबाद समझौते में शामिल होने के साथ ही भारत द्वारा ईरान में विकसित किए गए, ईरान में दोस्तों क्या है, चाबर आर्य बंदरगाह कहाँ है, ईरान में, परिचालन के मध्य एशिया में प्रवेश के लिए भारत को सबसे छोटा भूमि मार्ग मिल जाएगा दोस्तों। ईरान जो है, ईरान से सीधा जो है भूमि के मार्ग से जो है भारत आ सकते हैं, मतलब ये व्यापार हो सकता है। भारत का वर्तमान व्यापार भारत के कुल व्यापार का मध्य एशिया के मात्र 0.11%, मतलब दोस्तों जो मध्य एशिया है वहाँ से बहुत व्यापार कम हो रहा है। अशगाबाद समझौते में शामिल होने से भारत को यूरेशियाई क्षेत्रों के साथ व्यापार और वाणिज्य, यूरेशियाई मतलब यूरोप और एशिया के साथ व्यापार और वाणिज्य के लिए मौजूदा परिवहन आने जाने की पारगम्य गलियारा उपयोग करने में सक्षम बनाएगा। और इस क्षेत्र में भारत की बढ़ी हुई कनेक्टिविटी से भारत की इन देशों से संबंधों में मधुरता एवं प्रगाढ़ता बढ़ जाएगा। इसके अलावा यह समझौता मध्य एशियाई क्षेत्रों में अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने में अहम साबित होगा। अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने में भारत को सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक। अभी दोस्तों ये सब काम खत्म हो गया है। 11वां प्रश्न, क्या उच्चतम न्यायालय का निर्णय जुलाई 2018 दिल्ली के उपराज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच, जो निर्वाचित सरकार दोस्तों विधानसभा के द्वारा होती है, मुख्यमंत्री, राजनीतिक कमस्पस की निपट सकता है, मतलब दोस्तों दोनों जो है तनावग्रस्त जो सोच होती है इनकी वो निपट सकता है, परीक्षण करना है। मतलब दोस्तों अरविंद केजरीवाल जो है उपराज्यपाल से हमेशा जो है टकराते रहते हैं, उसको कैसे निपट सकते हैं इसका परीक्षण करना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 दोस्तों क्या कहता है, दिल्ली सरकार के कामकाज की व्याख्या करता है दोस्तों कि दिल्ली सरकार क्या क्या काम करेगी। कौन सा दोस्तों, अनुच्छेद 239A। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच मतभेद दोस्तों अनुच्छेद 239 और 239A की व्याख्या को लेकर है। हाल ही में जुलाई 2018 में उच्चतम न्यायालय की एक पीठ ने दोस्तों क्या कहा, उच्चतम न्यायालय की एक पीठ ने दिल्ली सरकार एवं उप राज्यपाल के संवैधानिक अधिकारों के संदर्भ में फैसला सुनाया है तथा उच्चतम न्यायालय ने कहा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उप राज्यपाल सीमित अर्थ में एक प्रशासनिक प्रमुख है, मतलब जो है इनके अधिकार जो है सीमित है उपराज्यपाल के, राज्यपाल नहीं है ये, उपराज्यपाल राज्यपाल नहीं है। वह छूट वाले क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में ACT सरकार की सहायता और सलाह से बधे हैं, मतलब जहाँ उनको छूट है वहीं बस वो काम करें, बाकी जो है दिल्ली सरकार जो बोल रही है वो सलाह और सहायता से बधे हुए हैं, उससे मनमानी न करे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमीन, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित मामलों को छोड़कर, ये दोस्तों उपराज्यपाल के हाथ में होता है, जमीन, पुलिस और सार्वजनिक केंद्र सरकार के हाथ में को छोड़कर दिल्ली सरकार के फैसलों में उपराज्यपाल की सहमति की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये जो मामले हैं जमीन, पुलिस, सार्वजनिक, यहाँ जो है दिल्ली उपराज्यपाल से जो है सहमति लेने पड़ेगी। बाकी जो दिल्ली सरकार कुछ भी कर सकती है, इनसे कोई भी आवश्यकता नहीं है सलाह लेने की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का महत्व क्या है दोस्तों, देखते हैं। यह फैसला उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद को खत्म करने में सहायक होगा और निर्णय स्पष्ट करता है कि एक निर्वाचित सरकार को अनिर्वाचित प्रशासक से कम नहीं आंका जा सकता है। मतलब दोस्तों जनता जो है चुन रही है तो उसकी शक्ति तो मिलनी चाहिए। यह भविष्य में संवैधानिक रूप से नियुक्त अधिकारियों द्वारा सत्ता के किसी भी सत्तावादी शक्ति के उपयोग में बाधा उत्पन्न करने के लिए एक मिसाल बनेगा कि जो है अधिकारी जो है सत्ता में बाधा न बने। न्यायालय का निर्णय व्यवहारिक और सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ावा देता है। साथ ही इस निर्णय का विस्तार अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में भी दिखाई देगा। पुडुचेरी में विशेष रूप से प्रभाव देखने को मिलेगा। स्पष्ट रूप से उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसले को बदल दिया है। इसमें कहा गया था कि दिल्ली में निर्णय लेने का एकमात्र निकाय जो है उपराज्यपाल होगा। पहले कहा था दिल्ली जो है उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसे बदल दिया। कोई भी संवैधानिक अदालत ऐसा निर्णय नहीं दे सकती थी जो भविष्य में सभी संभावनाओं और तनाव से निपटने के लिए उपचार से पूर्ण हो। इसलिए संघ और राज्य सरकारों को सामंजस्य पूर्ण सह अस्तित्व और अन्योन्याश्रयता को प्रदर्शित करते हुए सहयोगात्मक संघवाद की नीति को अपनाना चाहिए ताकि किसी भी संवैधानिक कलह से बचा जा सके। अगला है दोस्तों 12वां, आप इस मत से कहाँ तक सहमत हैं कि अधिकरण सामान्य न्यायालयों के
अधिकारिता को कम करते हैं। जो अधिकरण जो होते हैं दोस्तों, जैसे एनजीटी हुआ, नेशनल अनुसूचित जाति हुआ, ओबीसी का जो अधिकरण हुआ दोस्तों, ये सब जो अधिकरण जो बने हुए हैं सैनिक अधिकरण, वो दोस्तों कर रहा है कि अधिकरण सामान्य न्यायालय की अधिकारिता को कम करते हैं दोस्तों। जो न्यायपालिका की जो अधिकारिता होती है उसको जो है कम कर देते हैं। उपयुक्त की दृष्टिगत रखते हुए भारत के अधिकरणों को संवैधानिक वैधता, जिन्हें संवैधानिक वैधता मिल रहा है, तथा सक्षमता की विवेचना करना है। अधिकरण एक अर्ध न्यायिक निकाय होते हैं दोस्तों, मतलब न्याय जो है देते हैं, आधा न्यायपालिका का काम कर देते हैं, जो सामान्यतः अर्ध न्यायिक विवादों का समाधान करने के लिए गठित किए जाते हैं। इसे भारतीय न्याय व्यवस्था के संदर्भों में एक माना जाता है। मूल संविधान में अधिकरण के संदर्भ में कोई उपबंध नहीं था दोस्तों। मूल संविधान में कोई भी उपबंध अधिकरण बनाने के नहीं था, परंतु भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इसे एक नया भाग 14A में जोड़ा गया दोस्तों। किसको? अधिकरण को। ये भाग जोड़ा गया 14A में जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 323 का प्रशासनिक अधिकरण और 323B दोस्तों ये अन्य विषयों के लिए अधिकरण। दोस्तों इसमें प्रशासन 323A में दोस्तों प्रशासन से संबंधित और 323B में जो है अन्य अधिकरण से संबंधित है। अधिकरण सामान्यतः अधिकार क्षेत्र का एक न्यायालय नहीं है दोस्तों। ये अधिकार क्षेत्र का न्यायालय नहीं है। सामान्यतः न्यायालय निश्चित सिद्धांतों का पालन करने के लिए बाध्य है दोस्तों। ये निश्चित जो सिद्धांत है उसका पालन करता है, जबकि अधिकरण को विवेक के प्रयोग, न्यायालय निश्चित सिद्धांतों का पालन करने के लिए बाध्य है दोस्तों। जो न्यायालय होता है वो निश्चित सिद्धांतों का पालन करता है, जबकि अधिकरण को दोस्तों विवेक के प्रयोग, अधिकरण जो है अपने विवेक का प्रयोग की अधिक छूट प्राप्त करता है दोस्तों। मतलब अपने विवेक से भी जो है ये काम कर सकता है, इतना छूट होता है अधिकरण को। अधिकरण लोचशीलता के आधार पर कार्य करता है दोस्तों। लोचशील होता है निर्णय लेने में। इसकी स्थापना सरकार के विशेष प्रावधान के तहत मामलों के निपटान हेतु की जाती है। अनुच्छेद 323A को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति दोस्तों 42वां संविधान संशोधन जो प्रशासनिक अधिकरण के लिए प्रदान किया गया था। बिजली अधिकरण या प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण के फैसलों के खिलाफ अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, जो उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को कम करने का काम करता है दोस्तों। मतलब बिजली से संबंधित जो अधिकार है दोस्तों वो सीधे जो है आप जो है सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, जिससे उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को कम करने का काम करता है। अधिकरण निम्न चिंताओं को जन्म देता है। ये अधिकरण उच्च न्यायालय के समान संवैधानिक संरक्षण का लाभ नहीं ले पाते हैं। विभिन्न अधिकरण अभी भी अपने मूल मंत्रालय के प्रति निष्ठा रखते हैं दोस्तों। जो मंत्रालय होता है, सरकार जो दो मंत्री होते हैं दोस्तों, उसमें मंत्रालय होता है, उसके प्रति ये निष्ठा रखते हैं। अब ये अधिकरण उच्च न्यायालय के समान संवैधानिक लाभ नहीं ले पाते हैं। जो संवैधानिक लाभ मिलना चाहिए वो नहीं ले पाते। अधिकरण भी उच्च न्यायालय की तरह आसानी से उपलब्ध नहीं है दोस्तों। उच्च न्यायालय की तरह यह भी नहीं है कि आसानी से हर जगह उपलब्ध है। उदाहरण स्वरूप पूरे देश में ग्रीन ट्रिब्यूनल की मात्र 4 बेंच ही है दोस्तों। अधिकरण के गठन की व्यवस्था न्यायालय के अतिरिक्त भार को घटाने के उद्देश्य से किया गया दोस्तों। जो न्यायालय में लंबित मुकदमे हैं उसको कम करने के लिए किया गया है कि न्यायालय में मामला न जाए, अधिकरण में ही निपट जाए। अधिकरण को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए न्याय संगत तरीके से अपनी शक्तियों का प्रयोग करना होता है। मतलब दोस्तों जो शक्तियाँ दी गई हैं उसका सही से उपयोग करना होता है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि उच्च न्यायालय अपनी प्रमुखता खो देते हैं, उच्च न्यायालय अपनी जो प्रमुखता है वो खो देते हैं, तो इससे भारत की न्याय वितरण प्रणाली के सिद्धांत की प्रमुख हार होगी। उपयुक्त बिंदुओं से स्पष्ट है कि विभिन्न स्तरों पर अधिकरण सामान्य न्यायालयों की अधिकारिता को कम करते हैं दोस्तों। जो अधिकारिता होती है, अधिकारिता जो अधिकार होते हैं न्यायालय को, उनको जो है कम करते हैं कौन? अधिकरण। अगला दोस्तों गए 13वां प्रश्न है, भारत एक यूएस 2 विशाल लोकतंत्र है। भारत एवं यूएस मतलब भारत और अमेरिका 2 विशाल लोकतंत्र देश हैं। उन आधारभूत सिद्धांतों का परीक्षण कीजिए जिन पर ये 2 राजनीतिक तंत्र आधारित हैं। मतलब दोस्तों ये जो दोनों राजनीतिक तंत्र हैं उन किन पर आधारित है? 2 राजनीतिक तंत्र आधारित हैं, उन पर जो है हमें बात करना है। भारत एवं अमेरिका विश्व के 2 बड़े लोकतंत्र हैं। इसके साथ ही दोनों राष्ट्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता के सरकार के मूल सिद्धांत का पालन करते हैं, परंतु उनके द्वारा नियोजित प्रणालियाँ दोस्तों भिन्न भिन्न है। संयुक्त राज्य अमेरिका राज्यों का एक संघ है दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है राज्यों का एक संघ है तथा राष्ट्रपति वहाँ का प्रमुख होता है दोस्तों। कौन प्रमुख होता है? अमेरिका में राष्ट्रपति मेन होता है, जबकि भारत में संसदीय प्रणाली है।
भारतीय शासन प्रणाली के मूल सिद्धांत क्या है दोस्तों? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होती है। संघ और राज्यों के लिए एकल कानून होता है, एक कानून होता है। सकारात्मक कार्रवाई की जा सकती है। सहकारी संघवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित समाजवाद है दोस्तों। धर्मनिरपेक्षता सकारात्मक अर्थ में है। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है। लोकतंत्र का जमीनी जुड़ाव है, लोकतंत्र का। एकाधिक दलीय प्रणाली है दोस्तों, दलीय प्रणाली है हमारे पर, एक से अधिक जो है दल है। प्रधानमंत्री का वास्तविक कार्यकारी होना दोस्तों, वास्तविक जो कार्यकारी होता है देश का वो प्रधानमंत्री होता है। नाम मात्र का दोस्तों राष्ट्रपति होता है। कार्यकारी की भूमिका सामूहिक होती है दोस्तों, जो कार्यकारिणी होती है उसकी भूमिका जो है सामूहिक होती है, सब पर होती है। दूसरी है मूल सिद्धांत जिस पर अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था आधारित है दोस्तों। अमेरिका की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको मूल जो है किस पर आधारित है? शक्तियों का विभाजन है दोस्तों। केंद्र और राज्यों में जो शक्तियां हैं दोस्तों वो बटी हुई हैं। उचित कानून प्रक्रिया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है दोस्तों, पूंजी को महत्व देता है। नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष मतलब धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। स्वतंत्र राज्य और संघीय कानून है। राज्यों को स्वतंत्रता मिली हुई है। हमारे यहाँ दोस्तों यूनियन है, वहाँ फेडरल है। वहाँ दोस्तों राज्य जो है अलग भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अलग नहीं हो सकते हैं। स्वतंत्र मजबूत न्यायपालिका है अमेरिका में। द्विदलीय प्रणाली है दोस्तों, हमारे यहाँ बहुत से दल हैं, वहाँ द्विदलीय। राष्ट्रपति का वास्तविक कार्यकारी होना है। कार्यकारी राष्ट्रपति का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है। संयुक्त राज्य अमेरिका में विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच सत्ता का पूर्ण पृथक्करण है दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पूर्ण पृथक्करण है, जबकि भारत में कार्यपालिका विधायिका का हिस्सा है। जो कार्यपालिका जो बनी है दोस्तों वो विधायिका से ही बनी है भारत में। और सरकार सत्ता में तब तक बनी रहती है जब तक कि उसका लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त होता है भारत में। भारतीय राजनीति का संचालन ज़्यादातर क्षेत्रीय हितों पर निर्देशित होता है। जो क्षेत्र के हित हैं, मतलब दोस्तों क्षेत्र का हित का ध्यान रखेंगे तब तक सत्ता में बने रहेंगे, जिसमें क्षेत्रीय दलों का राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप भी होता है। क्षेत्रीय दल जो उगे हैं। अमेरिकी राजनीति राष्ट्रीय हित से निर्देशित होती है, देश के हित से निर्देशित होती है। हालांकि भारत और अमेरिका दोनों ही अपने ऐतिहासिक अनुभवों तथा जीवंत लोकतंत्र और परिपक्व राजनीतिक प्रणालियों में परस्पर संबंधों को विकसित किए हुए हैं जो बहुत सांस्कृतिक है। अगला प्रश्न है 14वां। भारत के वित्तीय आयोग का गठन किस प्रकार किया जाता है? दोस्तों जो वित्त आयोग का गठन होता है वो किस प्रकार से होता है? अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग। हाल ही में गठित वित्तीय आयोग के विचारार्थ विषय टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बारे में आप क्या जानते हैं? विवेचना कीजिए। दोस्तों बताना है वित्तीय आयोग के बारे में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 एक वित्त आयोग का प्रावधान करता है जो एक अर्ध न्यायिक एवं सलाहिक निकाय है। दोस्तों न्यायिक भी है, अर्ध न्यायिक भी है और एक सलाहिक निकाय भी है। अनुच्छेद 280(1) के अनुसार वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष, दोस्तों राष्ट्रपति एक अध्यक्ष को नियुक्त करेगा और 4 अन्य सदस्य मिलकर वित्त आयोग का गठन करेंगे। ठीक है। वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या इस समय से पूर्व, मतलब 5 वर्ष की समाप्ति पर या इससे पहले ही राष्ट्रपति आवश्यक समझे कर सकता है वित्त आयोग का गठन। 15वें वित्त आयोग को केंद्र और राज्यों के बीच 2020 से 25 की अवधि के लिए साझा किए जाने वाले करों की शुद्ध आय के वितरण के लिए उपाय सुझाने हेतु गठित किया गया था कि कितना टैक्स राज्य को दे दिया जाए, कितना केंद्र अपने पास रखे। इसके लिए दोस्तों 15वें वित्त आयोग को केंद्र और राज्यों के बीच 2025 की अवधि के लिए टैक्स जो है कितना बांटा जाए उसके लिए किया गया था। इस वित्त आयोग का अध्यक्ष एन.के. सिन्हा को बनाया गया था। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है एन.के. सिन्हा बने थे। 15वें वित्त आयोग के संदर्भ में शर्तें। करों का लंबवत विचलन। वित्त आयोग को केंद्र सरकार पर 42% विचलन। 14वें वित्त आयोग के प्रभाव की जांच करनी है कि जो 42% राज्यों को दिया जा रहा है उसकी जांच के लिए 15वां वित्त आयोग, जिसके तहत न्यू इंडिया विजन 2022 को भी शामिल किया गया था। राज्यों को डर है कि विचलन 42% से कम हो सकता है। दोस्तों अभी जो है कितना दिया जा रहा है? 41% दिया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य बनने की वजह से अब जो है मात्र 41% राज्यों को दिया जा रहा है। अगला 15वें वित्त आयोग राज्यों के बीच क्षैतिज वितरण के लिए जनगणना 2011 के आंकड़ों का प्रयोग करता है। जो पैसा देने में दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार देता है।
प्रजनन दर को कम करने वाले दक्षिण भारतीय राज्यों को डर है कि उत्तरी राज्यों को आनुपातिक रूप से अधिक धन मिलेगा। और दोस्तों 2011 को जब देखेगा तो अधिक धन किसको मिल जाएगा? उत्तरी राज्यों को, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है। 15वें वित्त आयोग जांच करेगा कि राज्यों को दिए जाने वाले राजस्व घाटा वित्त को समाप्त किया जाना चाहिए। मतलब दोस्तों जो घाटा हो रहा है राज्यों को, उसे जो है समाप्त किया जाना चाहिए या नहीं, यह देखेगा 15वां वित्त आयोग। यह बाजार से उधार लेते समय राज्यों पर लगाए जाने वाले अतिरिक्त शर्तों पर सिफारिश भी देगा। दोस्तों बाजार से जब राज्य उधार लेते हैं तो केंद्र सरकार जो है ये जो है शर्त लगा देती है, इस पर भी ये जो है सिफारिश देगा। राज्यों को डर है कि इससे बाजार में ऋण जुटाने की उनकी स्वायत्तता कम हो जाएगी। मतलब राज्य दोस्तों बाजार से पैसा उधार लेता है, उसकी स्वायत्तता कम हो जाएगी, इससे बाजार में ऋण जुटाने की स्वायत्तता कम हो जाए। हम जानते हैं कि राज्यों के पास राजस्व संग्रहण के साधन सीमित हैं। दोस्तों राज्य जो है सीमित संसाधनों से ही टैक्स जुटा पाता है। वे अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर है। मतलब केंद्र सरकार से ही आवश्यकता के लिए पैसा लेता है। इसलिए 15वें वित्त आयोग को राज्य की चिंताओं के संदर्भ में अपनी सिफारिशों में विशेष ध्यान देना चाहिए। सतत विकास लक्ष्य SDG 10 का लक्ष्य देश के अंदर असमानता को कम करना है। दोस्तों 10 मतलब 10 जो है दोस्तों 10 मतलब दोस्तों कि असमानता को समाप्त करने का लक्ष्य SDG में लक्ष्य 10 में रखा गया है। दोस्तों SDG जो है वो याद कर लीजिए, पहले में क्या है दूसरे में। 15वां प्रश्न है, भारत में स्थानीय शासन के एक भाग के रूप में पंचायती प्रणाली के महत्व का आकलन कीजिए। मतलब दोस्तों स्थानीय शासन के लिए जो पंचायती राज है उसका जो है आकलन करना है। विकास परियोजना के वित्तीय के लिए, विकास के परियोजनाओं के लिए और वित्तीय के लिए पैसे के लिए पंचायत सरकारें जो है अनुदान के अलावा जो है और किन स्रोतों से खोज कर सकती हैं। दोस्तों जो मिलता है पैसा उसके अलावा कहाँ से पैसा प्राप्त कर सकती हैं, इस पर बात करना है। कौन? पंचायती राज, पंचायत सरकारें। भारत में पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के तहत अस्तित्व में 1993 के तहत अस्तित्व में आया है। दोस्तों पंचायती राज प्रणाली को भारत में सामान्यतः बुनियादी लोकतंत्र के विकास में मील का पत्थर माना जाता है। मतलब दोस्तों इसे जो है मील का पत्थर माना गया है। पंचायती राज प्रणाली का महत्व क्या है? दोस्तों पंचायती निर्णय प्रक्रिया में जमीनी स्तर के लोगों को भी शामिल करती है। मतलब जो लोग हैं गांव में उनको भी जोड़ लेती है। लोकतंत्र के आदर्श को साकार करने में मदद करता है। यह गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन जैसे विभिन्न कार्यक्रमों में स्थानीय लाभार्थियों की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि कौन गरीब है और किसे लाभ मिलना चाहिए। भारतीय पंचायती राज प्रणाली विभिन्न विकास कार्यों जैसे सामूहिक शिक्षा, परिवार नियोजन आदि के कार्यान्वयन में मदद करता है। यह महात्मा गांधी के प्रत्येक गांव का अपना एक गणतंत्र अथवा शासन है के विचार को साकार करने में मदद करता है। महिलाओं को अनिवार्य 33% आरक्षण का भी प्रावधान जो है पंचायती राज में किया गया है। महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। और इस प्रकार दोस्तों 33% सीटें पंचायती राज में कौन लड़ती है? महिलाएं। और इस प्रकार भारतीय पंचायत राज व्यवस्था जो है राज्य व्यवस्था उन महिलाओं के लिए न्याय सुनिश्चित करता है जहां ऐतिहासिक रूप से वंचित रखा गया है। इसके साथ ही पंचायती राज व्यवस्था प्रणाली संविधान में निर्दिष्ट निर्देशक सिद्धांतों को आकार प्रदान करता है। दोस्तों जो DPSP में है, चूँकि पंचायतें आज भी सीमित या बहुत हद तक सरकारी अनुदान पर निर्भर है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार से थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता है, उस पर भी निर्भर है। इसलिए वित्तीय स्वायत्तता की कमी 73वें संविधान संशोधन के लक्ष्य के हासिल करने में बनी हुई है। दोस्तों इसलिए जो है हासिल नहीं हो पा रहा क्योंकि पैसा चाहिए दोस्तों पंचायत चलाने के लिए। वित्तीय परियोजनाओं के लिए सरकारी अनुदान के अलावा अन्य स्रोत क्या है? पंचायतों के पास स्थानीय करों के माध्यम से राजस्व जुटाने की शक्ति है। दोस्तों मतलब टैक्स लगा सकती है स्थानीय स्तर पर, लेकिन कई मामलों में राज्य विधायिका की जब मंजूरी आवश्यक होती है, इसके लिए भी राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए। ग्रामों से उत्पन्न भू राजस्व, दोस्तों गाँव से जो है भू राजस्व जो पैसा मिलता है भूमि से, दोस्तों आपकी ज़मीन से टैक्स लगा सकती है प्रधान जो है। ग्रामों में मौजूद टोल जल आदि द्वारा कर की प्राप्ति। पंचायतें लोकतांत्रिक व्यवस्था की जमीनी स्तर तक लाने में महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाती हैं। लोकतंत्र को दोस्तों जमीन पर लाने में ये जो है पंचायतें महत्वपूर्ण भूमिका दोस्तों एक राजनीति के लिए ये तैयार करती हैं गांव के युवाओं को। इस प्रकार पंचायत के वास्तविक स्वरूप को आकार देने के लिए पंचायती राज संस्थानों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान निकालना वर्तमान समय की आवश्यकता है। और 16वां है दोस्तों
समाज के कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न आयोग की बहुलता, विभिन्न जो आयोग है दोस्तों उनकी बहुलता, जो विभिन्न आयोग बनाए गए हैं समाज के कमजोर बनने के लिए, उसकी बहुलता, अति 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 व्यापी अधिकारिता, कितना अधिकार है, प्रकारियों के दोहरेपन की, दोस्तों एक काम के लिए दो संस्थाएं बनी हुई है, दोहरेपन की समस्याओं की ओर ले जाती है। क्या यह अच्छा होगा कि सभी आयोगों को एक व्यापक मानव अधिकार आयोग के छत्र में विलय कर दिया जाए दोस्तों, जिससे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय बाल आयोग, राष्ट्रीय ओबीसी आयोग, इन सबको एक करने की बात कर रहा है। क्योंकि दोस्तों कई बार जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कुछ और कर रहा है, ओबीसी कुछ और कर रहा है, मानवाधिकार कुछ और कर रहा है, तो कह रहा है कि एक आयोग बना दिया जाए, विभिन्न आयोगों को खत्म कर दिया जाए, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क देना है। समाज में व्याप्त विभिन्न बुराइयों और अस्पृश्यता, मतलब छुआछूत, आदिम की विषित प्रथा, आधारभूत सुविधाओं का अभाव, जो मूलभूत सुविधाएं उसका अभाव, भौगोलिक एकीकरण, सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ापन आदि को समाप्त करने तथा उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए विभिन्न आयोगों की स्थापना की गई है। कौन कौन आयोग दोस्तों? मानवाधिकार आयोग, मानव अधिकारों, महिला एवं बाल अधिकार, अल्पसंख्यक अधिकारों एवं SC/ST अधिकारों की जांच करने के लिए अधिकार संस्थाओं के प्रसार ने भारत में मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण में कोई विशेष उपलब्धि हासिल नहीं की है, बल्कि इसमें विभिन्न अवसरों पर क्षेत्राधिकारों और कार्यों के दोहराव के अतिरेक हुआ है। इन आयोगों द्वारा की गई अनुशंसाओं की गैर बाध्यकारी प्रकृति अक्सर इस भावना को व्याप्त करती है। जो गैर बाध्यकारी होती है वो प्रवृत्ति अक्सर इस भावना को व्याप्त करती है कि आयोग किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते हैं। भारत में 7 राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाएं हैं जिन्हें आयोग भी कहा जाता है, जिनकी संरचनाएं और शक्तियां, अधिकार क्षेत्र भिन्न भिन्न हैं। दोस्तों ये जो शक्ति है और अधिकार क्षेत्र है वो भिन्न भिन्न है राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं। हालांकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की भारतीय संविधान में स्थान दिया गया है और राष्ट्रीय ओबीसी को भी दे दिया गया दोस्तों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भी। इन आयोगों के अलावा अन्य सभी मानवाधिकार संस्थाएं सांविधिक निकाय है दोस्तों, सांविधिक मतलब कानून के द्वारा बनी है, जो अन्य विभागों, विभिन्न निकायों के बीच शक्तियों और अधिकारों का बंटवारा करती हैं। आयोग सामान्यतः बुनियादी ढांचे, कर्मचारियों, संसाधनों और धन की अपर्याप्तता का उल्लेख करते हैं, जो उनके कार्य की प्रभावशीलता में बाधा उत्पन्न करते हैं। मानवाधिकारों के उल्लंघन के पीड़ितों के अधिकारों को सामना करना एकल छत्र संस्था द्वारा भी प्रदान किया जा सकता है, जो मानवाधिकार का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मानवाधिकार संस्थाओं के बीच अधिक से अधिक सहयोग और समन्वय की एक निश्चित आवश्यकता है, ताकि अतिव्यापी चिंता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए विचार और प्रभावी प्रतिक्रिया तैयार की जा सके। मानवाधिकारों के उल्लंघन से प्रताड़ित व्यक्तियों को समान रूप से सुरक्षा मिलनी चाहिए। मतलब जो जिनको प्रताड़ित किया गया है उनको जो सुरक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वह किसी भी आयोग में शामिल हो। आयोग को नीतिगत मुद्दों पर सहयोग करना चाहिए और सरकार को संयुक्त सिफारिश करना चाहिए, मतलब जो है संयुक्त रूप से मिलकर सिफारिश करना चाहिए, क्योंकि सामूहिक कार्रवाई से बेहतर परिणाम आएंगे। 7वां प्रश्न, आप इस मत से कहाँ तक सहमत हैं कि भूख के मुख्य कारक के रूप में खाद्य की उपलब्धता में कमी पर फोकस है? मतलब दोस्तों जो भोजन की उपलब्धता होती है वो उसमें कमी है, इस पर जो है इससे भूख की समस्या है। भारत में अप्रभावी मानव विकास नीतियों से ध्यान हटा देती है। और यह दोस्तों जो प्रभावी मानव विकास अप्रभावी जो मानव विकास की नीतियाँ उस पर ध्यान हटा जाती है। आज देश में जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इस आबादी को पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराना सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, परंतु वर्तमान में देश में पर्याप्त अन्न भंडार है, अनाज हमारे पास पर्याप्त है, जो किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए यथेष्ट अनाज सुरक्षित भंडार गृहों में उपलब्ध है। भारत में मानव विकास की दयनीय स्थिति से भोजन की उपलब्धता और गरीबी की कमी के मुद्दों को अलग नहीं किया जा सकता। मतलब दोस्तों भारत में विकास की दयनीय स्थिति है, इसका कारण है दोस्तों गरीबी और जो है गरीबी की कमी है दोस्तों, गरीबों की कमी के मुद्दे को अलग नहीं किया जा सकता है। देश में मानव विकास की दयनीय स्थिति को एक प्रमुख कारक अव्यवस्था का होना है। आज सार्वभौमिक शिक्षा समिति रोजगार अवसरों के कारण लाखों युवाओं को हर साल गरीबी के चक्कर में ढकेल दिया जाता है। रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षा नहीं मिल रहा है,
वर्तमान में देखा जाए तो उप सहारा अफ्रीका की तुलना में भारत की कुपोषण दर बदतर है। मतलब दोस्तों अफ्रीका की तुलना में हमारे यहाँ कुपोषण ज़्यादा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की सूची में भारत की स्थिति सूडान और जिम्बाब्वे से भी बदतर है। भारतीय राज्यों की स्थिति मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार बहुत खराब है। उसे मानव विकास में निम्न व मध्यम श्रेणी में रखा गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का उद्देश्य सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए लोगों को सस्ती कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाले भोजन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। मानव जीवन चक्र को खाद्य और पोषण की सुरक्षा प्रदान करना है। सामान्यतः सरकारों का खाद्य की उपलब्धता में कमी को निगरानी रहती है कि सरकार जो है निगरानी रखती है, परंतु उसके संबंध योजनाओं के कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है तथा कई मौके पर भ्रष्टाचार की संलिप्तता पाई जाती है। भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। सरकार द्वारा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद सरकार जो है जो गरीब और जरूरतमंद है उनके लिए मदद के लिए स्थापित विभिन्न सरकारी संस्थाएं और योजनाएं भूखमरी से होने वाली मौतों को रोकने में असफल रही है। अब सरकार जो परियोजनाएं नियम कानून राशन बांट रही है वो अभी जो है भूखमरी से जो लोगों की मृत्यु हो रही है वो नहीं रोक पा रही है। कुपोषण को कम करने हेतु खाद्य उत्पादकता बढ़ाना, भोजन की उत्पादन बढ़ाना, खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ वांछनीय फसल प्रक्रिया को अपनाना, जो फसलें वो बोई जाएं जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी हों और जो है इसमें कुपोषण को कम कर। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ईमानदारी से मानव विकास के लिए भूख और गरीबी के मुद्दों को निपटाया जाता है तो स्वतः ही कुपोषण की समस्या, भूख को अगर दोस्तों और गरीबी को हटा देंगे तो कुपोषण की समस्या अपने आप मिट जाएगी। और विषमता चाहे ग्रामीण हो या शहरी उन्हें कम करने की आवश्यकता है। मतलब शहर और गाँव में जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। 8वां प्रश्न है दोस्तों, नागरिक चार्टर संगठनात्मक पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व का एक आदर्श उपकरण है। दोस्तों जो मानवाधिकार के लिए जो नागरिकों के लिए एक जो है चार्टर बनाया गया कि ये अधिकार जो है नागरिकों के होंगे, वो पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व का एक आदर्श उपकरण है, परंतु इसकी अपनी सीमाएं हैं दोस्तों। यह भी एक सीमा के अंदर है। परिसीमाओं की पहचान कीजिए तथा नागरिक चार्टर की अधिक प्रभाविता के लिए उपायों का सुझाव दीजिए कि जो नागरिकों के लिए जो नागरिक हैं उनके लिए जो नियम कानून बने हैं, जो चार्टर हैं दोस्तों, अधिकार हैं, उनके लिए जो है अधिक प्रभाविता के लिए उपाय कौन से सुझाए जा सकते हैं अधिक जो है महत्वपूर्ण बनाने की। नागरिक चार्टर जो है सेवा वितरण, शिकायत निवारण तंत्र, पारदर्शिता और जवाबदेही का एक प्रयास है ताकि नागरिकों को लोक सेवाएं प्रदान करने वाले संगठन से संपर्क करने और समय सीमा में कार्य को करवाने में मदद मिल सके। नागरिक चार्टर की अवधारणा में सेवा प्रदाता और इसके प्रयोक्ता के मध्य विश्वास को इंगित करती है। नागरिक चार्टर की सीमाएं क्या हैं दोस्तों? तैयार चार्टर अभी कार्यान्वयन के प्रारंभिक चरण में है। इसमें परामर्श प्रक्रिया का अभाव है, परामर्श जो है नहीं हो पाता है। इसमें कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों का अप्रशिक्षित होना है दोस्तों। जो जिम्मेदार कर्मचारी वो अप्रशिक्षित हैं, प्रशिक्षण ही नहीं गया है। इसकी एक अन्य कमी को दर्शाता है। सेवा प्रदाता चार्टर के तत्व ज्ञान, लक्ष्यों व मुख्य विशेषताओं को परिचित नहीं है। चार्टर के संबंध में ग्राहकों को शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान व्यवस्थित रूप से संचालित नहीं की गई है। ग्राहकों को शिक्षित करने के लिए चार्टर से संबंधित अधिकारों या स्थानांतरण और फेरबदल प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है। अब प्रेरणा और जवाबदेही की कमी के कारण कर्मचारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। नागरिक चार्टर को प्रभावी बनाने के उपाय क्या हैं दोस्तों? कौन से उपाय लगाए जा सकते हैं? नागरिकों की सेवाओं के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे भी आत्मसंतुष्ट हो सके। ग्राहकों को गारंटी मानकों, निवारण नीतियों, शिकायत प्रणालियों और ग्राहक सेवा समझौता के निर्माण में शामिल किया जाना चाहिए। चार्टर निरूपण के प्रत्येक स्तर पर नागरिकों व स्टाफ का परामर्श लिया जाना चाहिए और ग्राहकों की शिकायतों एवं उनके निवारण के आंकड़े तैयार करने चाहिए जो ग्राहक हैं। नागरिक चार्टर में डिफ़ॉल्ट के मामलों को स्पष्ट निवारण प्रणाली होना चाहिए। जागरूकता बढ़ाने और स्टाफ के अनुकूलन के लिए विशेष बजट मतलब पैसा रुपया निर्धारण करना चाहिए। बाहरी एजेंसियों के माध्यम से चार्टर के कामकाज की मॉनिटरिंग, मूल्यांकन, समीक्षा के लिए चार्टर की पहल से अंततंत्र होना चाहिए। इसलिए नागरिक चार्टर को बनाते समय प्रत्येक पहलू का गहन अध्ययन और पारदर्शिता का ध्यान रखना चाहिए ताकि सेवा प्राप्तकर्ता को न्यूनतम असुविधा और तीव्र गति के साथ सरकारी विभागों की सेवा का लाभ मिल
सके। दोस्तों 2 और प्रश्न 9वां, यदि व्यापार युद्ध, दोस्तों नागरिक चार्टर मतलब दोस्तों इसमें जो है नागरिकों के अधिकारों का वर्णन किया जाता है कि जो है आपको दोस्तों कोई जो है सामान अच्छी बेचे, अगर नहीं बेचेगा तो आप कहाँ कंप्लेन करेंगे, ये सब चीज़ें हैं। अब दोस्तों 19वां, यदि व्यापार युद्ध के वर्तमान परिदृश्य में विश्व व्यापार संगठन WTO को जिंदा बने रहना है तो उसके सुधारों के कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं जिसे विशेष रूप से भारत के हित को ध्यान में रखते हुए दोस्तों जो व्यापार किया जाता है दोस्तों, कई बार जो है तनाव हो जाता है व्यापार में दोस्तों, व्यापार में बाधा आने लगता है, तो उसके लिए दोस्तों WTO विश्व व्यापार संगठन जो है दोस्तों दोनों देशों के तनाव को और व्यापार को जो है सुचारू रूप से चले इसके में योगदान देता है। तो भारत के विशेष रूप से भारत के हित को ध्यान में रखते हुए दोस्तों क्या क्या कर सकता है WTO। विश्व का सबसे बड़ा संगठन विश्व व्यापार संगठन वर्तमान परिदृश्य में अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए संकटों का सामना कर रहा है, अस्तित्व तक नहीं बचा पा रहा है क्योंकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने संरक्षणवादी रवैया अपना रखा है। मतलब दोस्तों जो विकसित देश हैं वो जो है अपना टैक्स लगाते रहे जिससे प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के मध्य व्यापार युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए, जिससे अमेरिका दोस्तों अभी जो है ट्रम्प जीते हैं तो कह रहे हैं हम टैक्स बढ़ाएंगे। ज्ञातव्य है कि विश्व व्यापार संगठन का उदय वैश्वीकरण में व्यापारी उदारीकरण का मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से हुआ था कि एक देश दूसरे देश में आराम से व्यापार करे, इसके लिए ये बनाया गया था। और यदि संरक्षणवाद की प्रवृत्ति को नियंत्रण करने में संगठन असफल रहता है तो उसके अस्तित्व पर भी प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि बनाया ही दोस्तों इसलिए गया कि ये जो है संरक्षणवादी जो नीति विकसित देश या विकासशील देश अपना रहे हैं उसको रोकने के लिए। विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन करने वाली एक बहुआयामी संस्था है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उसका नियमन करती है जिसका भारत प्रारंभ से ही सदस्य रहा है। भारत संगठन में विकासशील व अल्प विकसित देशों का प्रतिनिधित्व करता है। भारत जो है संगठन में विकासशील व अल्प विकसित देशों का प्रतिनिधित्व करता है। अमेरिका के संरक्षणवाद की नीति से भारत के कृषि उद्योग कारोबार और सेवा क्षेत्र में मुश्किलें बढ़ाने की संभावना है। अमेरिका दोस्तों अभी ट्रम्प दोस्तों कह रहे हैं कि हम 10% जो है टैक्स लगाएंगे हर चीज़ पर। हाल ही में अमेरिका और चीन के मध्य व्यापार युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई है जहाँ पर अमेरिका ने अपने देश में आयातित चीनी सामानों पर अभी दोस्तों 60% तक शुल्क बढ़ाने की बात कर दी है ट्रम्प। बढ़ा दिया है। इसका असर दुनिया के विभिन्न देशों पर पड़ना स्वाभाविक है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। इसलिए विकासशील देश विशेष रूप से भारत को विश्व व्यापार संगठन को मजबूत करने के प्रयास करते रहना चाहिए कि जो है विश्व व्यापार WTO मजबूत होता रहा है। भारत की 40% से अधिक अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ WTO है दोस्तों। WTO के अंतर्गत व्यापार होता है 40% से। अतः भारत की इस संगठन के व्यापार प्रणाली में बड़ी हिस्सेदारी है। भारत को वैश्विक व्यापार युद्ध की उभरती संभावनाओं को हल करने में एक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। विश्व के सभी देशों को शांति नियमों का पालन करना चाहिए, शांति से जो है अपना समस्या का हल करना चाहिए ताकि विभिन्न देशों के वर्तमान व्यापारिक समझौतों का क्रियान्वयन किया जा सके। MPS मापदंडों के अंतर्गत व्यापारिक विवादों में राजनीतिक और मानवाधिकारिक मुद्दों का पृथक्करण रहना चाहिए दोस्तों। राजनीति और मानवाधिकार के जो मुद्दे हैं वो अलग अलग होने चाहिए तथा विवाद निवारण तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है। किसमें? WTO की। निश्चित रूप से वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन अपनी वैधता और इसके प्रभावी कामकाज के लिए गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। आज विश्व व्यापार संगठन को अपनी एक वैश्विक नियामक की छवि को सशक्त बनाए रखना महत्वपूर्ण है। मतलब दोस्तों अपनी एक जो है वैश्विक नियामक की छवि जो है उसको सशक्त बनाना जरूरी है ताकि द्विपक्षीय मुद्दों के समाधान के लिए एक प्रभावी वैश्विक मंच सुनिश्चित किया जा सके। अगला प्रश्न 20वां, इस समय जारी अमेरिका ईरान नाभिकीय समझौता विवाद, जो अमेरिका और ईरान के साथ जो नाभिकीय समझौता पर विवाद है भारत के राष्ट्रीय हितों को किस प्रकार प्रभावित करेगा? भारत की इस स्थिति के प्रति क्या जो है रवैया अपनाना चाहिए? जुलाई 2015 में अमेरिका ने ईरान के साथ मिलकर परमाणु समझौता किया और उसके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य तथा एक अन्य महाशक्ति शामिल हुई। इस दौरान हुई वार्ताओं में P5 मतलब दोस्तों और +1 नाम दिया गया। इस समझौते के तहत ईरान को अपने कुल संवर्धित यूरेनियम का 98% हिस्सा नष्ट करना था।
5 वर्षों के हथियार खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया गया ईरान पर तथा 15 वर्षों तक परमाणु हथियार बनाने पर रोक लगाने पर सहमति हुई थी। हाल ही में अमेरिका ने इस समझौते से अलग होने की घोषणा करते हुए पुनः ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। भारत ने वर्तमान में ईरान और अमेरिका दोनों के साथ मधुर एवं प्रगाढ़ संबंध है। ईरान के दोस्तों भारत का ईरान और अमेरिका दोनों के साथ संबंध अच्छे हैं, परंतु हाल ही में अमेरिका द्वारा ईरान पर प्रतिबंध लगाने से भारत को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि भारत चीन के बाद ईरान से सर्वाधिक कच्चा तेल खरीदता था। चीन के बाद ईरान से सर्वाधिक कच्चा तेल आयात करता है और इसकी कीमत डॉलर में नहीं बल्कि रुपए में चुका देता है तथा भारत द्वारा ईरान के चाबहार बंदरगाह विकसित करने की योजना भी प्रभावी होगी, क्योंकि भारत का लक्ष्य चाबहार बंदरगाह को अफगानिस्तान, मध्य एशिया और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा INSTC के लिए पारगमन केंद्र के रूप में विकसित करना है। भारत को भविष्य की चिंताओं को संतुलित बनाए रखने के लिए ईरान के प्रतिद्वंदी खाई देशों सऊदी अरब, UAE के साथ भी मैत्रीपूर्ण व्यवहार कायम करना होगा। किसको दोस्तों? भारत को। और किसके लिए? अपनी जो है भविष्य की चिंता को दूर करने के लिए, संतुलित करने के लिए। इन देशों में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय रहते हैं। कमाने के लिए दोस्तों भारत के लोग जो काम करते हैं, जो विदेशी धन के प्रेषण का सबसे बड़ा स्रोत है, विदेश से धन कमाकर भारत भेजते हैं। अमेरिका के प्रतिबंधों से भारत की विदेशी नीति प्रभावित हो सकती है। अमेरिका प्रतिबंध लगाएगा तो विदेशी नीति भी प्रभावित हो, क्योंकि भारत के लिए दोनों ही देश महत्वपूर्ण है। इन कठिनाइयों से निकटता के लिए भारत को संवाद बनाए रखना चाहिए। निष्कर्ष, अमेरिका और ईरान नाभिकीय समझौता विवाद भारत के लिए एक बड़े समस्या है, जहां पर भारत की कूटनीतिक परीक्षा की घड़ी है। भारत की स्थिति का समग्र मूल्यांकन करने की आवश्यकता है तथा किसी विशेष देश को महत्व न देकर राष्ट्रीय हित का पालन करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा समाप्त हो गया 2019 और दोस्तों देखेंगे कल जो है। तो धन्यवाद दोस्तों। यूट्यूब चैनल पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट भी कीजिएगा कैसा लगा।